नमस्कार, स्वागत है आपका एपेक्स कैरियर क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में। आज हम आपके लिए सीटेट का पहला प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जो आपने अभी तक किए नहीं हैं। आपने प्रीवियस पेपर बहुत सारे सॉल्व कर रखे हैं, लेकिन आज हम आपसे उनसे हटकर कुछ नया लेके आए हैं और उस नए में हम सीटेट का पहला प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो इन प्रैक्टिस सेटों में हम वो देखेंगे कि इसमें सीटेट में जो आगामी पेपर होने वाला है उसमें प्रश्न कैसे आने हैं। तो आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज के अगर पहले प्रश्न की बात करें तो आज का पहला प्रश्न है कि पूर्व बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के बजाय फिल इन द ब्लैंक्स अधिक होती है। यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, दो जगह दो शब्द आने हैं। पहला विकल्प है अहम केंद्रित और दूसरा है समाजीकृत। दूसरा विकल्प है समाजीकृत या अहम केंद्रित। तीसरा विकल्प है परिपक्व या अपरिपक्व और चौथा विकल्प है जीववादी या समाजीकृत। आपको पर्याप्त समय मिलेगा इसका आंसर देने के लिए। आप बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि पूर्व बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक होती है, इसके बजाय ये होती है या इसके बजाय ये होती है, और ध्यान रखना है पूर्व बाल्यावस्था के बारे में बात की गई है। तो बताइए जरा क्या आंसर होगा इसका। इसके अगर आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर है वो है दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अब दूसरा विकल्प क्यों सही है, यहां पर हमको ये देखना है कि इसमें पूछा ये गया है कि पूर्व बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था का अब हमें समय पता होना चाहिए कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है। तो पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से 5 वर्ष तक या 6 वर्ष तक, ये होती है पूर्व बाल्यावस्था। अब पूर्व बाल्यावस्था में भाषा कैसी होती है? पूर्व बाल्यावस्था में भाषा अहम केंद्रित होती है। अहम केंद्रित होता है बालक इस अवस्था में, अपने आप को इंपोर्टेंस देता है, अपने आप से बातचीत करता है। और पूछा भी यही है कि पूर्व बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है। ये वाला विकल्प सही है। अगर इसी प्रश्न को अगर हम चेंज कर दें और ये पूछें आपसे कि मध्य बाल्यावस्था में, अब इसका आंसर अलग हो जाएगा। अब हमारा प्रश्न यहां से ये बनता है कि मध्य बाल्यावस्था में, यहां मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक होती है, तो फिर आंसर होगा इसका पहला वाला जो कि सीटेट के पेपर में पहले आ चुका है। क्या आया था कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक होती है, और हमारा प्रश्न वो नहीं था। हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है कि पूर्व बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्या में बालक समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित होता है, खुद को ज्यादा इंपोर्टेंट देता है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। बच्चों में ज्ञान की रचना करना और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, यह क्या दर्शाता है? हमने आपको यह प्रश्न कई बार जब हमने एनसीएफ 2005 पढ़ाया था तब बताया था, जब हमने बाल केंद्र शिक्षा पढ़ाई थी तब बताया था। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि बालकों में ज्ञान की रचना करना और अर्थ निर्माण करने की क्षमता होती है, यह क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है यह व्यवहारवाद को दर्शाता है, दूसरा ऑप्शन है यह समाजवाद को दर्शाता है, तीसरा ऑप्शन है कि यह रचनावाद को दर्शाता है, और चौथा ऑप्शन है कि यह मनोविश्लेषणवाद को दर्शाता है। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो होगा तीसरा, रचनावाद। मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। मैंने आपको बताया था कि एनसीएफ 2005 ये मानता है कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, और कंस्ट्रक्टिव थ्योरी किस पर आधारित है? एनसीएफ 2005 पर। और कंस्ट्रक्टिव थ्योरी किन लोगों पर ने दी है? वाइगोत्स्की ने और जीन पियाजे ने। तो वही प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों में ज्ञान की रचना और अर्थ निर्माण करने की क्षमता होती है, अर्थात इसका मतलब है कि वे अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने ज्ञान की रचना करते हैं। इसलिए इसमें जो तीसरा ऑप्शन है
वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बालकों की है? प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता बतानी है। ज्यादातर पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बालकों की नहीं है, तो प्रश्न को अच्छे से समझना है। इसमें यह पूछ रहा है कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता कौन सी है। पहला विकल्प है अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान की कमी। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, कमी। क्या बालकों में, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनमें समस्याओं को समाधान करने की कमी होती है? गलत। पहला विकल्प बिल्कुल ही गलत है। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, नहीं, बिल्कुल गलत। निम्न औसतीय, नीचा तो कुछ हो ही नहीं सकता। किन में? प्रतिभाशाली बालकों में। प्रतिभाशाली बालक जो गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनमें निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं तो हो ही नहीं सकती हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरा विकल्प देखते हैं, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं एवं उच्च आत्म क्षमता, ये हो सकता है। अभी हमें आंसर की तरफ नहीं बढ़ना है, अभी हमें देखना है कि चौथा विकल्प तो क्या कह रहा है, वो तो इसका सही आंसर नहीं है, इससे बेटर तो नहीं है, उसको भी जरा चेक कर लेते हैं। उसमें कह रहा है बुद्धि लब्धि का 140 से कम होना, बिल्कुल गलत। प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू लेवल होता है, वो 140 प्लस होता है। ठीक है, तो ये भी विकल्प इसका सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका जो सही आंसर है वो है उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, हाई लेवल की मेंटल प्रोसेस जिनकी होती है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी क्षमता उनमें अत्यधिक होती है। किनमें? प्रतिभाशाली बालकों में। इस प्रश्न को हम जल्दबाजी में नहीं करेंगे, पहले ये देखेंगे कि इस प्रश्न में पूछा क्या है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बालकों की है या नहीं है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, जब एक शिक्षिका यह समझती है कि स्वाभाविक रूप से लड़कियां संगीत में लड़कों से अच्छी होती हैं, ऐसा पेपर में प्रश्न इससे रिलेटेड अवश्य आएगा सीटेट में, जिसमें कोई ना कोई शिक्षक भेदभाव कर रहा होगा। किसमें? लड़के और लड़कियों में। या तो वो ये कहेगा कि लड़के इसमें ज्यादा अच्छे होते हैं, या फिर ये कहेगा कि लड़कियां इसमें अच्छी होती हैं। हर बार सीटेट में इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आता ही आता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है कि यह उसका वाक्य नीति परक है, पहला विकल्प। दूसरा है यह जेंडर पक्षपाती है, लिंग पक्षपाती है। तीसरा शिक्षाप्रद है, शिक्षा देने वाला है। और चौथा है सही दृष्टिकोण वाली है। अब आपको बताना है इसका सही आंसर। मुझे पता है कि आप इसका आंसर सभी दे देंगे। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो शिक्षिका जेंडर पक्षपाती है, अर्थात बुद्धि के बारे में एक बात कही जाती है कि लिंग के आधार पर बुद्धि का भेदभाव नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां लड़कों से कम होती हैं या लड़के लड़कियों से कम होते हैं। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप जेंडर भेदभाव कर रहे हैं, जेंडर के आधार पर आप पक्षपात कर रहे हैं, या फिर इसी को कहते हैं जेंडर बेस, BAIS अंग्रेजी में इसको बोला जाता है। आपको दोनों में अंतर नहीं करना है, ये बात आपको समझनी है। अगर ऐसी कोई बात आपको लगती है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उस पर क्लास में चर्चा करवाएं। जेंडर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो या तो ये आएगा कि वो जेंडर पक्षपाती है, या इसी को कहते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह। आप किसी पर्टिकुलर जेंडर के खिलाफ वह सोच रखते हैं जो पहले है, रूढ़िवादी सोच रखते हैं, जो पूर्व में धारणा थी वो धारणा आपकी बनी हुई है। अब जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है तो भेदभाव बिल्कुल नहीं रहा है, किसमें? लड़के और लड़कियों में। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो कह रही है शिक्षक शिक्षिका के स्वाभाविक रूप से लड़कियां संगीत में लड़कों से अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है। लड़के भी संगीत में अच्छे होते हैं, वह कर रही है पक्षपात। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपके लिए नया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यह समझ लीजिए कि इसमें से प्रश्न सीटेट में आ भी चुका है। क्या प्रश्न आया था? वो प्रश्न अलग था और ये प्रश्न अलग है। पूछा क्या गया है कि लिंग कैसी संरचना है? क्या है लिंग?
पहला है सामाजिक संरचना है, दूसरा है जैविक संरचना है, तीसरा है सहज गुण है, या चौथा है मनुष्य द्वारा निर्मित है। बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा, आप जरा बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है जैविक संरचना, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है हमारा। क्यों? आपने इससे पहले जो ये प्रश्न पढ़ा था उसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने कैसे पढ़ा है वो मैं बता देता हूं। आप इस क्वेश्चन को देखकर थोड़े से कंफ्यूज होंगे, वो कंफ्यूजन की स्थिति दूर करते हैं। आपने क्या पढ़ रखा है, आपने ये पढ़ रखा है कि लिंग है, ये आया था, लिंग है ये आया था, लेकिन इसकी जो अंग्रेजी आई थी वो ये आई थी जेंडर। और यहां पे अंग्रेजी क्या है, यहां पे अंग्रेजी ये है। तो अगर पेपर में ये पूछा जाएगा कि लिंग अर्थात जेंडर कौन सी संरचना है, तब तो इसका आंसर आएगा कि यह एक सामाजिक संरचना है। अर्थात जेंडर का अर्थ होता है कि समाज के द्वारा स्त्री और पुरुष को जो भूमिकाएं दी जाती हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, जो कार्य करने के तरीके होते हैं, वो होते हैं जेंडर। और ये पूछ रहा है कि उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो पूछना चाह रहा है, तभी उसने इसको अंग्रेजी में सेक्स कहा है। अगर यहां पर होता क्या जेंडर इसकी जगह पर, तो इसका आंसर चेंज हो जाता, फिर इसका आंसर हो जाता कि यह एक सामाजिक संरचना है। क्लियर? तो अगर ऐसा कोई पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप उसका अंग्रेजी वर्जन देखेंगे, उसके आधार पर इसका आंसर होगा। अब मैं समझता हूं कि अब आपकी समझ में ये बात अच्छे से आ गई होगी और कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं जरा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी क्या है, ये पूछा गया है। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना और शिक्षक का अनुगमन करना, अर्थात बच्चों को आप नैतिक शिक्षा दे रहे हैं और जो बच्चे हैं वो छात्रों के अपने बताए हुए रास्तों पर चलवा रहा है शिक्षक। ये पहला ऑप्शन तो ये कह रहा है। दूसरा है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, ये ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सीटेट का ये मानना होता है कि आपको इन चार विकल्पों में से बेस्ट आंसर ढूंढना है। ठीक है, सबसे अच्छा उसकी तलाश कर रहे हैं और जारी है। तीसरा है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ये देखो, इससे अच्छा ये है, दूसरे की तुलना में तीसरा विकल्प ज्यादा अच्छा है। अब देख लेते हैं कहीं चौथा विकल्प इनसे भी ज्यादा अच्छा हो, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, मतलब उन्हें बांध के रखे हैं आप, बांध ऐसा परिवेश दे रखा है आपने जो कि बना हुआ है, उसमें अधिगम, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अब इसमें आपको सही उत्तर और सबसे बेस्ट उत्तर क्या लग रहा है, इसमें ये वाला विकल्प, बच्चों की अभिव्यक्ति, मतलब बच्चे कुछ भी बोले, उनकी स्वतंत्रता है बोलने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और उनकी सक्रिय भागीदारी है, मतलब वो एक्टिव भी हैं। ठीक है, तो सीटेट में यही आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें चाइल्ड सेंटर्ड जो पेडागोजी है उसका बेस्ट आंसर, इसका जो विकल्प है वो कौन सा है, तो आप समझ गए कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है तीसरा। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी किसी को? कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है, समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा वो होती है जो सब बालकों को एक साथ लेकर चलती है। सब बालकों से तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक बालक, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, किसी भी समाज का हो, और किसी भी देश का हो, और किसी भी वर्ग समुदाय विशिष्ट किसी का भी बालक हो, वो बालकों को एक मानती है, उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। हमारी जो शिक्षा है उसमें दो प्रकार के बालक होते हैं, एक तो होते हैं सामान्य और दूसरे होते हैं विशिष्ट। सामान्य बालक हमारे आपके जैसे, और विशिष्ट बालक वो जो सामान्य नहीं है। दोनों बालकों को लेकर जो शिक्षा चलती है उसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो वर्तमान में चल रही है। ठीक है,
तो समावेशी शिक्षा क्या मानती है कि एक शिक्षक को अगर अच्छा पढ़ाना है तो वो किससे सीखेगा, प्रश्न ये पूछा गया है। पहला है प्रधानाध्यापक से सीखना चाहिए, उसको देख लेते हैं। दूसरा है अभिभावकों से सीखना चाहिए, ये भी देख लेते हैं। चौथा है बच्चों से सीखना चाहिए, ये भी देख लेते हैं। और चौथा विकल्प है सह अध्यापकों से सीखना चाहिए। अब इसका जो बेस्ट उत्तर है और ये प्रश्न कहां से आया है ये मैं आपको बता देता हूं। यह प्रश्न एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है वहां से यह प्रश्न आया है। एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा में यह कहा गया है कि यदि आप अच्छा पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखें। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको बच्चों से सीखना है, क्योंकि आप बच्चों की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तभी पढ़ा सकते हो जब आप बच्चे से सीखेंगे कि उसको पढ़ाना क्या है। आपको किसको पढ़ाना है, प्रिंसिपल को थोड़ी पढ़ाना है, पेरेंट्स को थोड़ी पढ़ना है, आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो बच्चों से सीखना है आपको, ठीक है, क्योंकि बच्चों की रुचियां, आवश्यकताएं और उनकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं और विभिन्न पृष्ठभूमि के बालक आपके देखने को मिलते हैं। तो सबका ध्यान रखना है और उन्हीं से कि हम इनको कैसे बेटर पढ़ा सकते हैं उसके अनुसार शिक्षा देनी है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, तीसरा विकल्प, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, जीन प्याजे वाले टॉपिक में से आया है। जीन प्याजे के अनुसार प्रचलित या वर्तमान स्कीमाओं में इन दोनों बातों का एक ही मतलब है, प्रचलित कहें या वर्तमान कहें। स्कीमाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इस वाले प्रश्न में मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि उनकी समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले तो प्रश्न पढ़ लेते हैं कि जीन प्याजे के अनुसार प्रचलित या वर्तमान स्कीमाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। पहला विकल्प है स्कीमा, दूसरा है आत्मसातीकरण और तीसरा है संगठन और चौथा है समाविष्टीकरण। अब इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, वो जरा जान लीजिए, उसके बाद आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूं कि जीन प्याजे ने इसमें क्या कहा है। जीन प्याजे ने कहा है कि बालकों में अनुकूलन की जो क्षमता होती है, अनुकूलन की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। वो जन्म से अनुकूलन की क्षमता लेके आते हैं। अनुकूलन की क्षमता क्या होती है, अनुकूलन की क्षमता का मतलब है वातावरण के साथ एडजस्ट होना, वातावरण के साथ सामंजस्य बिठा लेना, अपने आप को व्यवस्थित कर लेना, जिसके लिए शब्द पेपर में यूज किया जाता है एडेप्टेशन। ये जो क्षमता है ये जन्मजात होती है। ये किसने कहा है, जीन प्याजे ने। अब ये वाली जो प्रोसेस है ये दो तरीके से होती है। उसने ये कहा है जीन प्याजे ने कि बालक अपने आप को एडजस्ट दो तरीके से करते हैं। पहला तो उसने बताया कि पहला होता है आत्मसातीकरण और दूसरा होता है समाविष्टीकरण। ये दो तरीके हैं जिनसे बालक अपने आप को अनुकूलित करता है वातावरण के, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है आत्मसातीकरण में कि जब पूर्व ज्ञान में, पूर्व ज्ञान मतलब उसके पूर्व के स्कीमा में, इसके लिए मैंने आपको बता रहा हूं कि या तो हम ये कहें कि पूर्व ज्ञान या ये कहें कि उसका पूर्व का स्कीमा। इस पूर्व स्कीमा में, पूर्व ज्ञान में अगर कोई नवीन ज्ञान ऐड करता है, एडेप्टेशन, ओके, एडेप्टेशन की जो स्पेलिंग है ADAPTAION, एडेप्टेशन ये होगा, ठीक है, वो स्पेलिंग मिस्टेक थी। एडेप्टेशन की जो प्रोसेस है वो दो तरीके से होती है, पहला है आत्मसातीकरण और दूसरा है समाविष्टीकरण। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, इसको कहते हैं एसिमिलेशन और इसको कहते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। अब ये होती क्या है, यहां पे समझिए द्वारा से कि पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जुड़ रहा है। यहां उसने क्या कहा है कि वर्तमान या प्रचलित, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम वर्तमान भी कह सकते हैं और इसको प्रचलित भी कह सकते हैं।
ये शब्द भी इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं हम। किसकी जगह पे? पूर्व ज्ञान की जगह पे। या तो हम ये कहें कि पूर्व ज्ञान, या ये कहें कि उसका स्कीमा, या ये कहें कि वर्तमान, या ये कहें कि प्रचलित, सबका मतलब एक ही है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें नई जानकारी जुड़ रही है, अर्थात नवीन ज्ञान जुड़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि आगे सेंटेंस कुछ नहीं कहा गया है, केवल और केवल ये कहा गया है कि नवीन ज्ञान में, वर्तमान स्कीमा में, प्रचलित ज्ञान में नवीन जानकारी को जोड़ना क्या कहलाएगा। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा कि जो इसका आंसर सही है वो सेकंड ऑप्शन सही है। अगर इसमें ये होता क्या, अब यहीं पे इसका अगला क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर ये होता क्या कि वर्तमान या प्रचलित स्कीमाओं में नई जानकारी जोड़ने के बाद पूर्व ज्ञान में संशोधन करना, प्रीवियस नॉलेज में बदलाव करना, तो इसका आंसर हो जाता समाविष्टीकरण। ठीक है, आप जरा समझ लीजिए कि ये वाली प्रोसेस कब इसका आंसर होता, ये होता कि पूर्व ज्ञान, ध्यान से समझिए जरा, ये जो मैंने आपको यहां बताए हैं ये यहां होते, और इसमें जुड़ रहा होता क्या, नवीन ज्ञान, इसमें नवीन ज्ञान जुड़ रहा होता। तो यहां तक की अगर प्रोसेस होती तो आंसर हो गया आत्मसातीकरण। लेकिन सेंटेंस अब आगे और भी उसने दिया है पेपर में, क्या दिया है, आगे ये दे रहा है दूसरे प्रश्न में कि अगर पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जुड़ता है और ये जो पूर्व ज्ञान है ये संशोधित होता है, इसमें बदलाव होता है, इसमें बदलाव होता है, इसमें परिवर्तन होता है, ये शब्द अगर आपको पेपर में दिख जाए तो फिर आंसर आत्मसातीकरण नहीं होगा, तो फिर आंसर होगा समाविष्टीकरण। इसका मतलब हुआ एकोमोडेशन। ठीक है, मैं समझता हूं कि दोनों बातें आपकी समझ में अच्छे से आ गई होंगी। आइए देख लेते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो है आत्मसातीकरण। ठीक है ना, अगले प्रश्न पर चलते हैं जरा। अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपको यह बताना है कि कौन सा सही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट तो क्वेश्चन इसलिए गलत कराते हैं कि वो ये समझते हैं कि इसमें पूछा क्या है, नहीं है पूछा है कि है पूछा है। आपको ध्यान से पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है। इसमें पूछा है अधिगम परिवेश, मतलब एक लर्निंग एनवायरनमेंट जो आपको पैदा करना है, उसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है। पहला विकल्प, बच्चों के अनुभवों को स्वीकृति, बिल्कुल आपको बच्चों के अनुभवों को तो स्वीकृति देनी ही देनी है। ठीक है। दूसरा, समय सारणी में लचीलापन, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के हिसाब से अगर शिक्षा देनी है तो समय सारणी में लचीलापन रखना पड़ेगा, उनके अनुसार वो कभी भी चेंज कर सकते हैं हम उसको, ये भी बात सही है। अध्यापकों का सकारात्मक रुख, वेरी गुड, ये भी बात सही है। पॉजिटिव जो नजरिया है आपका वो हमारा बच्चों के लिए होना ही चाहिए। चौथा है यांत्रिक रूप से कार्य करवाना। यांत्रिक रूप से कार्य करवाने का मतलब है कि बालकों को मशीन बना देना। क्या ये सही है? नहीं। तो आंसर क्या हुआ सही? चौथा विकल्प। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, यांत्रिक रूप से कार्य करवाना। ठीक है, यहां तक कोई किसी को परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, वेरी गुड, आप सब लोग सही समझ रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोवलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी से रिलेटेड 2019 के पेपर में जो लास्ट प्रीवियस सीटेट का पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन आया था। क्या आया था? ये वाला नहीं आया था, उसमें ये आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कोवलबर्ग के सिद्धांत की अवस्था है। हमारा क्वेश्चन दूसरा है, क्या है कि आपको ये देखना है कि लॉरेंस कोवलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर बताए हैं, 6 चरण बताए हैं, उनमें से एक इसमें है, वही ढूंढना है। पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रिय अवस्था। औपचारिक संक्रिय अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये किसका है? जीन पियाजे का। पहला विकल्प है नहीं। दूसरा, स्वायत्त बनाम सर्म, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है एरिक्सन ने, उसकी ये अवस्था है, ये भी नहीं है। सक्रियता विधि, जेरोम ब्रूनर ने जो 3 अवस्थाएं बताई हैं उनमें से एक है सक्रियता विधि। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये जो लास्ट में बचा कौन सा, सार्वभौमिक नीतिपरक सिद्धांत, ये एक लॉरेंस कोवलबर्ग के सिद्धांत की
अवस्था है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो क्या हुआ, सार्वभौमिक नीति परक सिद्धांत। ऐसे ही जीन पियाजे के सिद्धांत में से आ सकती है कि बताइए इनमें से कौन सी एक अवस्था जीन पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड है, तो वो आपको अवस्थाएं पता होनी चाहिए, तभी आप पहचान पाएंगे। जैसे ही इस प्रश्न में होता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत की इसमें से कौन सी अवस्था है, देखिए 4 प्रश्न बन जाएंगे। कौन कौन से, एक तो इसमें से लॉरेंस कोहलबर्ग का बन गया, ठीक है, एक जीन पियाजे का बन गया, तो आंसर क्या होता, औपचारिक। एक प्रश्न ये बन गया कौन सी इसमें से एरिक्सन द्वारा प्रस्तावित अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में से कोई अवस्था है, तो फिर आंसर ये होता। इसमें से अगर ये पूछा जाए कि जेरोम ब्रूनर की कौन सी अवस्था है, तो फिर आंसर हो जाएगा ये। बताओ, एक प्रश्न में से 4 प्रश्न बन गए, ठीक है ना, और वो नए, और ऐसे ही प्रश्न आजकल सीटेट में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 11वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित औपचारिक संक्रिया अवस्था को विशेषित करता है। कहने का मतलब ये है कि उसकी जो चौथी अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसकी एक विशेषता इन चारों में से किस विकल्प में दी गई है वो ढूंढनी है। देखते हैं जरा। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो उसकी अवस्था है ये कौन से नंबर की है। एक प्रश्न तो यही बन गया, चौथे नंबर की है। कितनी अवस्थाएं बताइए, 4। ट्रिक भी बताई थी, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। एक बार और जरा ट्रिक को देख लेते हैं, क्या ट्रिक बताई थी आपके लिए। आप जरा बताइए, जरा आपने हमारी क्लास ले रखी है सीटेट में जीन पियाजे की, तो आपको क्या ट्रिक बताई थी ये बताइए जरा। आपको ट्रिक बताई थी सबने पूरी की मूर्ति आपकी, ये बताई थी सबने पूरी की मूर्ति आपकी, ये बताई थी। ध्यान है कि नहीं है। अब सबने मतलब संवेदी, ठीक है, पूरी मतलब पूर्व संक्रियात्मक, मूर्ति मतलब मूर्त संक्रियात्मक, और आपकी मतलब औपचारिक या अमूर्त। ये 4 अवस्थाएं ट्रिक से आपको याद कराई थी कि नहीं कराई थी, ध्यान है कि नहीं है। इसकी आयु कितनी, 0 से 2, इसकी आयु 2 से 7, इसकी आयु 7 से 11, और इसकी आयु 11 से ऊपर। और अगर कोई पूछे तो बता देना 11 से 15, क्योंकि जीन पियाजे ने कहा है कि बालकों की जो बुद्धि है का विकास उच्चतम 15 वर्ष तक की आयु तक हो जाता है। अब इसके बारे में पूछा है कि इसमें से कौन सी इसकी विशेषता है औपचारिक की, ढूंढते हैं जरा। विचारों की अनुक्रमणीयता और पदार्थ स्थायित्व, ये कौन सी अवस्था में बताई थी, ये बताई थी हमने आपको इस वाली में। ध्यान है कि नहीं है। इसके लिए जो शब्द बताया था अनुक्रमणीयता के लिए क्या, इररिवर्सिबल, और इसके लिए बताया था ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो ये लास्ट में तो हो नहीं सकती, ठीक है, पहला विकल्प गलत। संरक्षण या वर्गीकरण, कंजर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये वाली अवस्था इसकी विशेषता है तीसरी वाली की। याद कर लो, नोट्स बना लो अपने लिए। इस प्रश्न से कई चीजें क्लियर हो रही हैं। क्या कि अगर पेपर में पूछा जाए क्या कि विचारों की अनुक्रमणीयता और पदार्थ स्थायित्व जीन पियाजे की किस अवस्था की विशेषता है, तो आंसर क्या होगा, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। पहला प्रश्न तो यही बन गया, ठीक है। इसके बाद संरक्षण एवं वर्गीकरण किस अवस्था की विशेषता है, दूसरा प्रश्न, तो फिर मूर्त संक्रियात्मक की, ठीक है। इनको मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ये क्या क्या होते हैं, ये बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगला है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और साधात्मक विचार। मैंने आपको यही बताया था कि परिकल्पना करना, हाइपोथेसिस, और निगमनात्मक तर्क मतलब बालक उदाहरण भी दे देता है, नियम भी दे देता है। किस अवस्था में, किशोरावस्था में। और इसको अगर हम किशोरावस्था से कनेक्ट करके देखें तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो क्या हुआ, इसका जो सही आंसर है वो है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। कई बार सीटेट में ये पूछा जा चुका है, तो आप इसको गलत नहीं करके आएंगे। आज आपको कई सारे क्वेश्चन इसमें देखने को और मिल गए।
कि ये भी पूछा जाता, ये पूछा जाता, और बचा ये अनुकरण एवं इंद्रियों द्वारा सीखना। किसमें सीखता है? पहली वाली अवस्था में, इसमें। तो ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, संरक्षण इसके लिए है, वर्गीकरण इसके लिए है, और विचारों की अनुक्रमणीयता और पदार्थ स्थायित्व तो किसमें है? इस वाली अवस्था में। देखिए, एक प्रश्न था, 4 और बन गए, 5 प्रश्न हो गए। ये आपके सीटेट में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, आप विश्वास करिए इस बात पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? देख लेते हैं जरा। शारीरिक दंड, गलत। दंड तो आपको करके ही नहीं आना है पेपर में, ये तो आप ध्यान कर लीजिए और याद कर लीजिए कि दंड जैसा विकल्प कोई आंसर नहीं होगा। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, गलत। आप बालकों में आप किसी भी बालक की दूसरे बालक से तुलना नहीं करेंगे, और ये तो कह रहा है निरंतर, लगातार, रोजाना आप जो क्या किसी बच्चे को कहते रहे तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा पड़ोसी तुमसे ज्यादा होशियार है, तो बच्चा डिमोटिव होगा, ये काम आपको करना नहीं है। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था नहीं, कंपटीशन नहीं करवाना है। अगर कंपटीशन हो गया तो बालकों में जो आपसी प्रेम है, आपसी जो एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं, वो सीखें नहीं पाएंगे। इसका मतलब हो गया कि इसका जो सही आंसर होगा वो आपको मिल गया है। कौन सा है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन, CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आई बात समझ में? सतत का मतलब होता है लगातार, आप बालकों का डेली मूल्यांकन करिए और व्यापक स्तर पर करिए, कॉम्प्रिहेंसिव रूप में करिए। व्यापक का मतलब, एक बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द से क्या अभिप्राय है, तो मैं आपको समझा देता हूं, इसको भी समझ लेते हैं जरा। ये CCE क्या बीमारी है? जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, शॉर्ट में कहते हैं CCE। CCE का एक C का मतलब है कंटिन्यूअस और दूसरी C का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव। हिंदी में कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बालकों का डेली, पहले क्या होता था, परंपरागत जो हमारी मूल्यांकन की प्रणाली है उसमें बहुधा ये देखा गया है कि 2 परीक्षाएं होती थी, अर्धवार्षिक और वार्षिक। अब मान के चलते हैं कोई बालक अर्धवार्षिक परीक्षा के टाइम पे बीमार हो गया या कोई परेशानी हो गई, तो उसका मतलब ये हो गया कि वो तो फेल हो गया, गलत। तभी इसको लेके आए कि आप बालकों का निरंतर मूल्यांकन करेंगे। आपने इंग्लिश मीडियम जो CBSE के स्कूल है उनमें 2 परीक्षा प्रणाली देखी होंगी, समेटिव असेसमेंट और एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऐसे और FA वो क्या है? वो इसी की देन है CCE की। तो उसमें क्या होता है, उसमें हर महीने बालकों का मूल्यांकन होता है, और बालकों का मूल्यांकन 2 तरीके से होता है। एक तो बालकों के वो शैक्षिक पक्ष को भी मूल्यांकन करते हैं, और एक बालकों के सह शैक्षिक जो को करिकुलम एक्टिविटीज हैं उनका भी मूल्यांकन किया जाता है। मतलब बालक पढ़ने में कैसा है इसके लिए मूल्यांकन कौन सा? शैक्षिक। और बालक सिंगिंग में कैसा है, डांसिंग में कैसा है, रचनात्मक क्रिएटिव तो नहीं है, और उसमें कोई अदर एक्टिविटीज तो नहीं है। अगर ऐसा आप मूल्यांकन कर रहे हैं, कैसा? शिक्षा का भी कर रहे हैं और उसकी जो अदर एक्टिविटीज है उसका भी मूल्यांकन कर रहे हैं, इसी चीज को कहते हैं समग्र रूप से। आप केवल एक के आधार पर किसी बालक को मूल्यांकित नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बढ़िया दिशा में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर हुआ चौथा विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं जरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग नहीं है? पेपर में क्वेश्चन आया था सीटेट में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, मैंने चेंज कर दिया है, मैंने जो पूछा है कौन सा नहीं है। उत्तेजना, डर, प्रेम एवं क्रोध। बताइए जरा जल्दी से। आप मुझे पता है कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसमें तो चारों ही संवेग हैं। मैं समझता हूं कि आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये तो चारों ही संवेग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डर एक संवेग है, भय जिसको कहते हैं, प्रेम संवेग है, क्रोध संवेग है, लेकिन उत्तेजना का कोई संवेग नहीं होता।
14 संवेग जो मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में विलियम मैकडूगल ने बताए हैं, उनको आप ध्यान से देखना। उनमें उत्तेजना नाम का कोई संवेग नहीं है। उत्तेजना संवेग का अर्थ होता है, संवेग नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तेजना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। या आप ये लिख रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक संवेग है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तेजना संवेग का नाम है, पर्यायवाची, संवेग नहीं है। ठीक है, क्या आंसर हुआ? पहला वाला विकल्प। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया है? कौन सा एक संवेग नहीं है, इसका ये आंसर है। और वो जो सीटेट में आया था वो क्या आया था? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। उस समय जब आया था तो इस जगह पे ध्यान था, ध्यान। इस जगह पे कोई और ऑप्शन था, तो उसमें जो आंसर सही था वो ये था डर, क्योंकि डर एक क्या है? संवेग है। उसमें भी उत्तेजना था। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित शिक्षा है। वेरी गुड। क्वेश्चन क्या आया था सीटेट में? क्वेश्चन आया था कि समावेशी शिक्षा किस पर आधारित है, और मैंने क्या चेंज कर दिया है? समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर कौन सी शिक्षा आधारित है। तो कोई भी विकल्प दिया गया हो पेपर में, इस बात को आप सीख लीजिए। इस समय जो शिक्षा चल रही है वो समता, सबको इक्वल रखती है, सबको समान अवसर देती है। कौन सी शिक्षा? इंक्लूसिव एजुकेशन, बी इसका आंसर सही है, दूसरा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों, ध्यान से सुनो जरा, या अग्रांगों की ओर का विकास क्या दर्शाता है। अब यह प्रश्न आया है डेवलपमेंट वाले टॉपिक में से। डेवलपमेंट वाला टॉपिक क्या कहता है? डेवलपमेंट टॉपिक में आपने दो तरह की बालक की हमने दिशा बताई थी। एक बताई थी सिफेलोकॉडल और एक बताई थी प्रॉक्सिमोडिस्टल। ध्यान है कि नहीं है? सिफेलोकॉडल और एक बताई थी प्रॉक्सिमोडिस्टल। ध्यान है? इसमें बताया था कि ये मानता है कि बालक का पहले सिर से पैर की ओर विकास होता है, और ये मानता है क्या? केंद्र से परिधि, ये मानता है। ध्यान है कि नहीं है? ये कहता है कि पहले सिर बनता है, उसके बाद के अंग बनते हैं, और ये कहता है कि पहले हमारे शरीर के केंद्र का विकास होता है, उसके बाद जो और ओवरऑल परिधि बची बालक की उसका विकास होता है। पूछा ये है कि केंद्र से परिधि के विकास को, या इसी का नाम है अग्रांगों, इसी का नाम है पर्यायवाची, कि और कौन सा विकास दर्शाता है। विकेंद्रीकृत विकास का सिद्धांत ये कोई होता ही नहीं है। मध्य बाहरी ये देख लेते हैं, होता है शायद। सोपानिकीय विकास के सिद्धांतों को, ये भी गलत। विकरणीय विकास के सिद्धांत, ये भी गलत। बचा कौन सा? दूसरा। इसका मतलब होता है कि पहले हमारे केंद्र मतलब मध्य, और उसके बाद बाहरी अंगों का विकास होता है। किसमें? प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसी को कहते हैं समीप दूराभिमुख, इसी का पर्यायवाची नाम है। तो आज आपने, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है दूसरा विकल्प, इसी को कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, आज यहीं पे हम आपकी अपनी क्लास को फिनिश करते हैं। आप हमें अवश्य बताइएगा कि जो आपको हमने आज जो प्रैक्टिस सेट करवाया है सीटेट का पहला, वो आपको कैसा लगा। आपने बहुत सारे नए प्रश्न आपने इसमें देखे होंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन जो आपके थे अब तक वो दूर भी हुए होंगे। और आप एक काम तो कर ही सकते हैं कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंडों को भी भेजिएगा कि आपको ऐसी सीटेट के प्रैक्टिस सेट की जो श्रृंखला है जो हमारे चैनल पे मिलने वाली है, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, वो इससे भी शानदार होगा। ठीक है, थैंक यू।